Hi guys, so welcome to Prep IAS. This is a free crash course initiative by Prep IAS, so UPSC Prelims 2021. So this course basically started on 17th March and will continue till 20th June, right? Because on 27th June, 27th June, you have your prelims examination. So we have some salient features of this course are that in this course we are covering completely and comprehensively we are covering the UPSC CSC prelims syllabus. Along with this there will be 5 high quality full length mock test also. Then the whole course is being taught by experienced faculties who have experience in mains as well as in interview, so they have a better experience that what is needed to be studied in this exam and what can be avoided, right? Then along with the static portion, there will be coverage of dynamic portion also, because in prelims examination current affairs are equally important, right? Then coming to next point is the study material notes, which is very important for self preparation also. These study material notes are available on Telegram channel of Prep IS. You can download from there. Then there is on every Sunday there is doubt clearing session in which students can raise their doubts on any particular topic through a Google form, and those doubts will be discussed in the Sunday class, right? Then we have CSAT also included. As you know that for clearing the prelims, CSAT is very essential, and you need at least 33% marks for clearing this prelims examination. No matter GS में कितना स्कोर आए, अगर आप लोगों का CSAT का कट ऑफ क्लियर नहीं होता है तो इसका मतलब है आप प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाओगे, तो इसलिए इक्वल इंपॉर्टेंस दो। देन हमने जो अभी कल पहले लेक्चर नंबर 14 में हमने स्टार्ट किया था, वो हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया था। हमने सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच का डिफरेंस देखा था। देन हमने डिमांड देखा था, डिमांड क्या होती है, डिमांड कर्व देखा था। देन लॉ ऑफ डिमांड को समझा था हमने। देन इनका डिमांड पे कौन कौन से पैरामीटर्स का फर्क पड़ता है वो हमने देखा था, कि कैसे प्राइस का फर्क पड़ता है। पहला कंपोनेंट हमने देखा प्राइस, दूसरा कंपोनेंट हमने देखा इनकम, कि कैसे इसका फर्क पड़ता है बेसिकली। देन हमने प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स देखा, जिसमें मैंने आपको सब्स्टिट्यूट गुड्स बताया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बताया। सब्स्टिट्यूट गुड्स बेसिकली जो ऑल्टरनेट होते हैं एक दूसरे के, मतलब अगर एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है मतलब जो गुड्स जिनके बिना, जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, मतलब जिनका एक दूसरे के बिना कोई भी यूज नहीं है, जैसे कार का पेट्रोल के बिना और पेट्रोल का कार के बिना कोई यूज नहीं है। तो अब इसमें क्या होता है कि जब एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की डिमांड घट जाती है, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है और इसमें कॉम्प्लीमेंट्री में इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, ठीक है। देन हमने देखा था व्हाट आर द अदर फैक्टर्स, जैसे कि चेंज इन वेदर मैंने आपको बताया था। देन एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइसेस इन फ्यूचर, ये मैंने आप लोगों को बताया था। देन मैंने आप लोगों को बताया था सप्लाई क्या होती है, जिसे हम हिंदी में खपत बोलते हैं, और कैसे सप्लाई कर्व होता है। जो सप्लाई कर्व होता है वो हमेशा स्लोपिंग अपवर्ड होता है, और जो डिमांड कर्व होता है वो हमेशा आपका स्लोपिंग स्लोपिंग क्या होता है, डाउनवर्ड होता है, हमेशा स्लोपिंग डाउनवर्ड होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर है। देन हमने लॉ ऑफ सप्लाई देखा था। देन हमने आपका लॉ ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम की कंडीशन देखी थी। देन मैंने आपको इनविजिबल हैंड्स बताया था, एडम स्मिथ की किताब के बारे में बताया था। देन मैंने आपको बताया था कि क्या डिमांड इंक्रीज का इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ता है। जब मैंने आपको बताया था कि जब भी डिमांड इंक्रीज होगी तो इक्विलिब्रियम हमेशा आपका राइट साइड की तरफ मूव कर जाएगा, और जब आपका डिमांड डिक्रीज होगी तो हमेशा लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगा इक्विलिब्रियम। सिमिलरली इम्पैक्ट ऑफ सप्लाई में भी जब सप्लाई इंक्रीज होगी तो मार्केट इक्विलिब्रियम हमेशा राइट वर्ड्स की तरफ मूव करेगा, और जब सप्लाई डिक्रीज होगी तो हमेशा लेफ्ट वर्ड की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ से थंब रूल बताया था कि कभी भी प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको ये वाला रूल याद रखना है कि डिमांड या सप्लाई जब दोनों बढ़ेंगी तो कर्व हमेशा राइट वर्ड शिफ्ट होगा, और जब डिमांड एंड सप्लाई दोनों में से कोई भी घटे तो हमारा कर्व हमेशा लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपका। देन आज हम लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स खत्म कर देंगे, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, सो यू हैव टू फोकस ऑन दिस। तो सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक आता है ना, वो आता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो यहां से समझो, इलास्टिसिटी मतलब होता है व्हाट इलास्टिसिटी इज बेसिकली अ इंडेक्स नंबर, जिसमें हम दो पैरामीटर्स को आपस में कंपेयर करते हैं कि एक पैरामीटर के चेंज से दूसरे पैरामीटर में क्या फर्क पड़ रहा है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में दो कंपोनेंट, दो पैरामीटर्स हो गए हमारे प्राइस और डिमांड, ठीक है।
तो रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी और चेंज इन इट्स प्राइस, मतलब क्वांटिटी में क्वांटिटी डिमांडेड मतलब हो गया आपका क्यूडी। क्यूडी में प्राइस चेंज के साथ साथ क्या फर्क पड़ रहा है। तो इलास्टिसिटी को हम हमेशा ई के नाम से शो करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, दैट इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड divided by change in price, right? So change in quantity demanded upon change in price is the formula of elasticity. ठीक है, तो बेसिकली इलास्टिक डिमांड क्या होती है? इलास्टिक डिमांड होती है जब आपका इलास्टिसिटी यानी ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। अभी मैंने ई की वैल्यू क्या बताई? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, राइट। अब यहां से समझो, अगर मैं बोल रहा हूं E इज ग्रेटर देन 1, E 1 से ज्यादा कब होगा? जब आपका कंपोनेंट A, इसे A और B मार्क कर लेता हूं, जब कंपोनेंट A B से बड़ा होगा, यानी जब आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, तभी तो E की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। तो इसका मतलब क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट आप लोगों को यहाँ से? तो अब इसका कर्व बनाओ, आप लोग खुद बना के बताओ मेरे को कर्व। अब तो कर्व बनाने आ गए होंगे आप लोगों को। जब मैं इसका कर्व बनाऊंगा ना, तो आपको यहाँ दिखेगा प्राइस P एंड हियर इट इज प्राइस Q। ठीक है, तो जब प्राइस, ये हमारी ओरिजिनल कंडीशन है। क्या है? ये हमारी ओरिजिनल कंडीशन है आपकी। यहाँ पे कर्व क्या है आपका? स्लोपिंग डाउनवर्ड कर्व होता है। डिमांड की बात कर रहे हैं हम लोग। अब मैंने आपको बोला कि प्राइस क्या है हमारा इलास्टिक डिमांड में? E इज ग्रेटर देन 1, यानी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो अगर प्राइस आपका 1 यूनिट, ये ओरिजिनल प्राइस है ना, अगर आपका प्राइस 1 यूनिट बड़ा है, ठीक है, अगर प्राइस आपका 1 यूनिट बड़ा है, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी? 2 यूनिट कम होगी। ठीक है, सिमिलरली इसमें हम ये नहीं देखेंगे क्वांटिटी डिमांड कम हो रही है ज्यादा हो रही है, हम इसमें ये मेन फोकस रखेंगे चेंज हो रही है ना। चेंज इज द मेन फोकस, नॉट पॉजिटिव चेंज और नेगेटिव चेंज इज द सेकंड कंपोनेंट। पहले हम देखेंगे चेंज हो रही है ना। तो इस केस में क्या होगा? अगर प्राइस 1 यूनिट बड़ा है तो क्वांटिटी 2 यूनिट कम होगी। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं आपका, ठीक है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर प्राइस 1 यूनिट कम हुआ है, अगर प्राइस आपका 1 यूनिट कम हुआ है, ठीक है, तो आपको जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो 2 यूनिट बढ़ेगी। क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी? 2 यूनिट बढ़ेगी। ठीक है, तो ये सिनेरियो रहेगा आपका। दिस टू आर द एग्जांपल्स ऑफ E ग्रेटर देन 1। ठीक है, मतलब देयर द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस 1 यूनिट चेंज हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड 2 यूनिट चेंज हो रही है, यानी प्राइस में 1 यूनिट चेंज आ रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड में 2 यूनिट चेंज आ रहा है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिक डिमांड, यानी इलास्टिक डिमांड। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? क्लियर है पॉइंट ये? ठीक है ना। देन आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज इनइलास्टिक डिमांड। इनइलास्टिक डिमांड क्या होती है आपकी? इनइलास्टिक डिमांड से आप लोग समझो यहाँ से कि इनइलास्टिक डिमांड में क्या होता है कि E is less than 1. What is E? E is percentage change in quantity demanded upon percentage change in the price, right? So क्या हो रहा है इसमें? E is less than 1, तो इसका मतलब क्या है आपका? न्यूमरेटर यानी कंपोनेंट A should be less than कंपोनेंट B, यानी आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड शुड बी लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, है ना। तो जितना ज्यादा प्राइस, मतलब प्राइस 2 यूनिट चेंज हो रहा है अगर, तो क्वांटिटी डिमांडेड सिर्फ 1 यूनिट चेंज होगी। ठीक है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ इलास्टिक डिमांड, मतलब चेंज इन प्राइस ज्यादा है एज कंपेयर टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, सो यहाँ से एक पॉइंट याद रखना आप लोग, यहाँ पे हमेशा फ्लैट डिमांड कर्व बनेगा, मतलब जो स्लोप होगा वो आपका कम होगा। ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ से? आपका फ्लैट डिमांड कर्व बनेगा। मतलब फ्लैट डिमांड कर्व का मतलब क्या हो गया? आपका जो स्लोप है
वो लेस है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं आपके, ठीक है। और जब आपका इनइलास्टिक डिमांड होगा, जो कर्व होगा वो हमेशा और हमेशा स्टीपर बनेगा, ठीक है। मैं आपको कर्व बना के दिखा देता हूं। से सपोज, ठीक है, सपोज दिस इज द प्राइस P, दिस इज क्वांटिटी Q, ठीक है। दिस इज द ओरिजिनल कंडीशन। नाउ इफ आई से कि प्राइस आपका 2 यूनिट, प्राइस आपका 2 यूनिट बेसिकली कम हुआ है, तो क्वांटिटी 1 यूनिट बढ़ेगी। क्वांटिटी क्या बढ़ेगी? 1 यूनिट बढ़ेगी आपकी। ऐसी मैं बोलता हूं प्राइस 2 यूनिट आपका बढ़ा है, ठीक है। तो जो ये है आपकी क्वांटिटी डिमांडेड, वो 1 यूनिट आपकी कम हुई है। तो कहां बनेगा कर्व इसका? ऐसे करके बनेगा। तो जो इसका जो कर्व बनेगा ना, वो ज्यादा स्टीपर होगा, यानी स्लोप इसका ज्यादा होगा। जो कर्व बनेगा हमारा वो ज्यादा स्टीपर होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनाता हमारा? यहाँ बनाता हमारा फ्लैट कर्व बनाता। यहाँ पे क्या, कौन सा कर्व बन रहा है? स्टीपर कर्व बन रहा है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखना कि हमेशा इलास्टिक डिमांड में फ्लैट कर्व बनता है और इन इलास्टिक डिमांड में हमेशा स्टीपर कर्व बनता है। क्लियर है ये पॉइंट आप लोगों को? ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था आपका। देन व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स, मतलब किन बेसिस पे हमारी इलास्टिसिटी बढ़ती है या घटती है, वो हमें फैक्टर्स थोड़े से यहाँ पे समझने पड़ेंगे। देखो, जो हमारे नेसेसिटी आइटम्स होते हैं, जैसे कि आपका वीट, ठीक है, मिल्क, फूड, मतलब फूड की जितनी भी कैटेगरी है, जो एसेंशियल फूड है आपका, पल्सेस हो गई, ठीक है। देन उस केस में क्या होता है कि नेसेसिटीज में डिमांड हमेशा इनइलास्टिक होती है। मतलब जितना ज्यादा प्राइस में चेंज आएगा, उससे कम आपका बेसिकली क्वांटिटी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी ये ज्यादा होगा, ये कम होगा आपका। यानी दिस फैक्टर विल बी लाइक दिस, change in price will be more than as compared to change in quantity demanded। while luxury में क्या होता है? इलास्टिक डिमांड होती है। इलास्टिक डिमांड मतलब चेंज इन प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांड में ज्यादा चेंज आता है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका रिक्लाइनर हो गया। रिक्लाइनर्स होते हैं ना वो लग्जरी चेयर्स, तो अगर उसका प्राइस काफी ज्यादा इंक्रीज, अगर उसका प्राइस 1 यूनिट इंक्रीज हुआ है ना, तो उसकी डिमांड काफी ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी, यानी डिमांड डिक्रीज ज्यादा होगी। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विल बी मोर एज कंपेयर टू चेंज इन द प्राइस, यानी दिस इज द कंडीशन ऑफ इलास्टिक कंडीशन, दिस इज द कंडीशन ऑफ इलास्टिक डिमांड। नेसेसिटीज में इनइलास्टिक डिमांड होगा। इनइलास्टिक डिमांड का मतलब क्या है आपका? इनइलास्टिक डिमांड का मतलब क्या है आपका कि जो प्राइस चेंज के साथ या तो क्वांटिटी डिमांडेड बहुत कम चेंज होगी, या फिर चेंज ही नहीं होगी, ठीक है, या फिर चेंज ही नहीं होगी। जब जो चेंज नहीं होने वाली कंडीशन होती है ना, जिसमें E इक्वल टू 0 होता है, वो कंडीशन होती है आपकी परफेक्टली इनइलास्टिक वाली। ये कंडीशन नॉर्मली होती नहीं है, ये एक आइडियल कंडीशन है। आइडियल कंडीशन इकोनॉमिक्स में कभी भी एक्चुअल सिनेरियो में एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। देन कम्स द सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट मैंने आपको एग्जांपल दिया था फर्स्ट लेक्चर में, इससे पहले वाले लेक्चर में, टी एंड कॉफी, ठीक है। तो जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी डिमांड हमेशा इलास्टिक होती है। मतलब अगर देयर इज इंक्रीज इन प्राइस ऑफ टी, देन देयर विल बी डबल इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ कॉफी, ठीक है। दिस इज द कंडीशन, क्योंकि इसका ऑल्टरनेट हमारे पास अवेलेबल है। अगर हमारे पास ऑल्टरनेट अवेलेबल नहीं होगा ना, तो डिमांड क्या होगी? इनइलास्टिक हो जाएगी। डिमांड क्या हो जाएगी आपकी? इनइलास्टिक हो जाएगी, ठीक है। आप लोग इनइलास्टिक से दो मतलब कंफ्यूज नहीं होना। इनइलास्टिक का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जितना चेंज प्राइस में हुआ है, उतना चेंज क्वांटिटी डिमांड में नहीं हुआ है, या फिर क्वांटिटी डिमांड में बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। दैट इज द कंडीशन ऑफ इनइलास्टिक डिमांड। जबकि लग्जरी में क्या होता है? जो डिमांड होती है वो हमेशा इलास्टिक रहती है। मतलब जो भी चेंज प्राइस में आया है, उससे ज्यादा चेंज क्वांटिटी डिमांड में आ जाएगा। सेम गोज विद सब्स्टिट्यूट्स में इलास्टिसिटी होती है, क्योंकि हमारे पास उसका ऑल्टरनेट अवेलेबल होता है। और जब सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता, तो कंडीशन इनइलास्टिक बन जाती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, अब भाई आप इसका मदर इंडिया कह रहा हूँ, सॉरी, क्या नाम है इसका? मदर डेयरी का आप जब दूध पी रहे हो,
ठीक है। जब मदर डेयरी का आप जब मिल्क खरीद रहे हो, अगर मिल्क का प्राइस बढ़ जाता है, जैसे अभी 22 रुपए से 23 रुपए हो गया है, तो आपकी डिमांड थोड़ी ना कम हो गई है, आपकी डिमांड थोड़ी ना कम हो गई, आप तो दूध पीते हो ना। तो दिस कम्स अंडर द नेसेसिटीज बिकॉज मिल्क इज योर नेसेसिटी। तो इस केस में डिमांड हमेशा आपकी इनइलास्टिक रहती है। इलास्टिक और इनइलास्टिक को बोलते हैं लचीली, और लचीली का अपोजिट जो होता है, ठीक है, वो बोलेंगे इलास्टिक और इनइलास्टिक डिमांड में। देन अगर E इक्वल टू 1 है, दैट मीन्स अगर E इक्वल टू 1 है, इसका मतलब क्या है? E इक्वल टू 1 होने का मतलब क्या है? चेंज इन परसेंटेज क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय चेंज इन परसेंटेज ऑफ प्राइस, यानी न्यूमरेटर कंपोनेंट A इज इक्वल टू कंपोनेंट B, A इज इक्वल टू B, यानी चेंज इन परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू चेंज इन परसेंटेज ऑफ प्राइस। दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट? दिस रिलेशन इज इंपॉर्टेंट। ये होता है E इक्वल टू 1। नाउ E इक्वल टू 0 जब होता है ना, तो मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, यहाँ भी बताई थी, जो कर्व होता है परफेक्टली इनइलास्टिक होता है। मतलब कहने का मतलब ये है, प्राइस में कुछ भी चेंज होता रहे, चाहे प्राइस यहाँ पे 5 रुपए हो, चाहे प्राइस बढ़ के 10 रुपए हो जाए, चाहे प्राइस बढ़ के 15 रुपए हो जाए, क्वांटिटी डिमांड में कुछ भी चेंज नहीं आएगा, यानी क्वांटिटी डिमांड में कुछ भी चेंज नहीं आएगा। अब मेरे को बताओ 0/5 0 होगा या 5/05 होगा? कौन सा सही है? विच वन इज करेक्ट? ठीक है, 0/5 हमेशा 0 होगा, जबकि 5/0 हमेशा आपका इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? जब E इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स दिस इज समथिंग लाइक दिस। इसका मतलब क्या है? 0/P होगा। ठीक है, यानी देयर इज नो चेंज इन द डिमांड, there is no change in the quantity of the demanded quantity, there is only change in the price of the product. So in this condition में there is E always equal to 0। ठीक है, E always equal to 0, ये आपको मैंने E equal to 1 की कंडीशन बताई है। ठीक है, E equal to 1, this is E equal to 0, that is 0/P। तो यहाँ से कंफ्यूज मत होना, 0/0 की वैल्यू कभी भी 5/0 नहीं होती है, हमेशा इसकी वैल्यू 0/5 होती है। ये मैथ्स का बेसिक है। तो 0, दिस विल बी द 0 एंड दिस विल बी द इनफाइनाइट। ठीक है, क्लियर है? तो मैं इनफाइनाइट वाला कंसेप्ट भी ले लेता हूं। अब मैंने आपको बताया था E क्या होता है? चेंज इन परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन प्राइस। तो इसका मतलब क्या है आपका? दिस समथिंग विल बी देयर विल बी सम वैल्यू हियर, सपोज 5, प्राइस में क्या चेंज होगा? 0 चेंज होगा, यानी इसका क्या मतलब है? प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस कांस्टेंट है और देयर इज अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। यानी कर्व कैसे बनेगा? इसका कर्व ऐसे बनेगा कुछ, प्राइस कांस्टेंट है, देयर इज ओनली चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, Q1 Q2 एंड Q3। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? दिस इज द कंडीशन ऑफ E इज इक्वल टू इनफाइनाइट। हमेशा दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, 5/0 हमेशा इनफाइनाइट होता है और 0/5 हमेशा 0 होता है। ठीक है, ये मैथ्स का बेसिक रिलेशन याद रखना आप लोग। ठीक है, देन एग्रीकल्चर जो होता है, जो प्राइस, जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज होती है ना, उनका प्राइस हमेशा वॉलेटाइल, ऊपर नीचे होता रहता है। गेहूं का प्राइस हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है, चावल का प्राइस हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है, पर डिमांड और सप्लाई उसकी हमेशा इनइलास्टिक रहती है। इसका मतलब क्या है? इनइलास्टिक का मतलब क्या है आपका? E इज लेस देन 1, यानी E इज लेस देन 1 मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। ठीक है, ये अभी हमने रिलेशन पीछे देखा था, यानी क्वांटिटी वाई बिकॉज एग्रीकल्चर कमोडिटीज आर नेसेसिटीज, और नेसेसिटीज की डिमांड हमेशा इनइलास्टिक होती है। नेसेसिटीज की डिमांड हमेशा इनइलास्टिक होती है। इनइलास्टिक का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा अभी भी। इनइलास्टिक का मतलब कभी भी ये मत बोलना खाली कि देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ऐसा कभी मत बोलना। हमेशा इसको ऐसे बोलना कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन द चेंज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अभी हमने क्या देखा? अभी हमने देखा आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या देखा अभी हमने? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हम क्या देखेंगे आपका? अब हम देखेंगे आपका इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि मतलब चेंज इन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विद परसेंटेज चेंज इन इनकम। ठीक है,
परसेंटेज चेंज इन इनकम, दिस विल बी द प्राइस इलास्टिसिटी, EY के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। तो अगर EY इज मोर देन 1, इसका मतलब क्या है? अगर EY इज मोर देन 1, इसका मतलब है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन इनकम, यही रिलेशन बनेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आपका कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन इनकम, ये बनेगा इसका रिलेशन। इसका मतलब क्या है आपका? अगर EY इज इक्वल टू 0 है, EY इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या बताया? जल्दी से बताओ मेरे को। इसका मतलब है परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब क्या है आपका? 0/5 या 5/0? इट इज ऑलवेज 0/5 ना। तो यानी इसका मतलब होगा कि आपका दिस इज 0/5 ना, सो दिस इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज 0 और परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज मोर, ठीक है। यानी देयर इज, इसका मतलब क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड इज कांस्टेंट, ठीक है। कभी भी रट्टा वट्टा नहीं मारना है इन सब चीजों का, हमेशा बेसिक मैथ्स का रूल्स याद रखो, फिर ना भी याद आए तो बना लो उसको साथ के साथ, ठीक है। देन कम्स EY, व्हेन आई टॉक अबाउट EY इज इक्वल टू इनफाइनाइट, इसका मतलब क्या है? दिस इज समथिंग अपॉन 5/0, यानी देयर इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बट चेंज इन प्राइस इज कांस्टेंट, यानी प्राइस जो है हमारा वो कांस्टेंट है। तो मतलब इनइलास्टिक के लिए कर्व कैसे बनेगा आपका? यहाँ पे इनकम आ गई या डिमांड आ गया आपका, तो कर्व कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा या नहीं बनेगा? इनइलास्टिक के लिए EY इज इक्वल टू 0 के लिए डिमांड हमारी कांस्टेंट रहेगी नहीं रहेगी? प्राइस में कुछ भी चेंज होता रहा, अब इनकम में कोई भी चेंज होता रहा आपका, ठीक है, क्लियर है। देन आपका EY इज इक्वल टू इनफाइनाइट के लिए कैसे बनेगा आपका? EY इज इक्वल टू इनफाइनाइट के लिए हमेशा ऐसे बनेगा, क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है आपका? प्राइस कांस्टेंट है, इनकम कांस्टेंट है, सॉरी, इनकम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज हो रहा है, ठीक है। दैट इज Q1, दैट इज Q2, दैट इज Q3, दैट इज Q4, राइट, क्लियर है। देन यूनिटरी इज EY इज इक्वल टू 1 वेयर कंपोनेंट A इज इक्वल टू कंपोनेंट B, यानी कंपोनेंट A जो है वो B के इक्वल होगा, मतलब जितना चेंज आपकी इनकम में आ रहा है उतना ही परसेंटेज चेंज आपका क्वांटिटी डिमांड में भी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे चेंज मतलब परसेंटेज से मैं बात कर रहा हूँ, मतलब अगर आपकी जो सैलरी है वो 10,000 से 15,000 हो गई तो कितना परसेंट चेंज आया है? दैट विल बी 15,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 15,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इनटू 100, ठीक है। ये सब मेथड्स आपको भैया सी सेट भी क्लियर करना है ना, तो ये सब पता होना चाहिए। अगर मैं बोलता हूँ इसमें अगर सैलरी आपकी 10,000 से 15,000 हुई है तो कितना परसेंटेज चेंज आया है इनकम में, तो ये आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है, आप लोगों को, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज, जितना परसेंटेज चेंज अगर कितना आया यहाँ पे परसेंटेज चेंज, अगर उतना ही चेंज आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में आ रहा है देन EY विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। दिस इज ए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। नाउ व्हाट आर, अब इस इनकम इलास्टिसिटी के बेसिस पे हम कुछ गुड्स भी डिफाइन करेंगे। जैसे सबसे पहला मेरा गुड आएगा इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स क्या होता है? इंफीरियर गुड्स होता है जब EY इज लेस देन 0, इसका मतलब क्या है? नेगेटिव। इनकम इलास्टिसिटी कितनी है आपकी? इनकम इलास्टिसिटी कितनी है आपकी? नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस, सॉरी इनकम इज मोर, और जो इनकम बढ़ने के साथ साथ जो चेंज इन क्वांटिटी हुई है ना वो कम हुई है। मतलब जब आपकी सैलरी 10,000 से 15,000 हो गई है तो आपने कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट A जो आप दिन में 5 बार खाते थे, अब आपने उसे 3 बार कर दिया है, यानी दिस इज क्वांटिटी फॉल हुई है, ठीक है। ऐसे गुड्स को बोलते हैं इंफीरियर गुड्स, क्योंकि जब आपकी, भाई सीधी सी बात है ना, जब आपकी सैलरी बढ़ेगी तो आप क्या करोगे? आप जो बेकार, यानी जो सस्ती चीजें हैं, यानी जो जिनकी क्वालिटी कम है, जो इंफीरियर क्वालिटी के हैं, उनको खत्म कर दोगे, और जो हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है उनको अडॉप्ट कर लोगे, उनको कंज्यूम करना स्टार्ट कर दोगे। तो ऐसे गुड्स जिनकी इनकम इलास्टिसिटी हमेशा नेगेटिव रहती है उनको इंफीरियर गुड्स कहा जाता है। मतलब जैसे जैसे इनकम में इंक्रीज होता है वैसे वैसे इन इंफीरियर गुड्स की क्वांटिटी में
डिक्रीज हो जाता है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इंफीरियर गुड्स। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी इनकम इलास्टिसिटी आपकी नेगेटिव होती है, और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांड आपकी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। देन इसी की कैटेगरी में, इंफीरियर गुड्स की ही कैटेगरी में एक और गुड्स आते हैं जिनको गिफन गुड्स बोलते हैं। या इसमें जो आपका आइडिया दिया गया था सर रॉबर्ट गिफन के द्वारा दिया गया था, तो ये थोड़ा सा यहाँ से समझना है, इसको मैं एग्जांपल देके भी समझाऊंगा। ये एक क्वालिटी के इंफीरियर गुड्स होते हैं, मतलब दिस इज योर इंफीरियर गुड, ठीक है। इसके अंदर आपके गिफन गुड्स आ जाएंगे, ठीक है। तो सारे इंफीरियर गुड्स गिफन गुड्स नहीं होते हैं, ठीक है। ये इंफीरियर गुड्स वो इंफीरियर गुड्स गिफन गुड्स होंगे जिनकी डिमांड प्राइस बढ़ने के साथ साथ इंक्रीज होगी। वो इंफीरियर गुड्स जिनकी प्राइस बढ़ने के साथ साथ उसकी डिमांड भी इंक्रीज होगी। दोबारा बोल रहा हूं, इनकम नहीं कंफ्यूज होना, वो वाले इंफीरियर गुड्स जिनकी प्राइस बढ़ने, वो सभी इंफीरियर गुड्स जिनका प्राइस बढ़ने के साथ साथ डिमांड भी इंक्रीज होगी, उसको बोलते हैं गिफन गुड्स, ठीक है। प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगी, इसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, और ये लॉ ऑफ डिमांड को वायलेट करेगा, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगी, ठीक है। दिस इज लॉ ऑफ डिमांड, राइट। तो इंफीरियर गुड्स इज अ सब कैटेगरी ऑफ, सॉरी, गिफन गुड्स इज द सब कैटेगरी ऑफ इंफीरियर गुड्स। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में याद रखना, लो इनकम कैटेगरी वाले लोग जो होते हैं ना, उसमें ये एग्जिस्ट करता है, और नॉन लग्जरी, लो इनकम एंड नॉन लग्जरी कैटेगरी में आते हैं ये। फॉर एग्जाम्पल, चलो फॉर एग्जाम्पल, एक पुअर फैमिली है, ठीक है। एक पुअर फैमिली है, वो क्या क्या कंज्यूम करती है, वो ब्रेड कंज्यूम करती है, व्हीट कंज्यूम करती है, और राइस कंज्यूम करती है, ठीक है। क्या करती है, ब्रेड कंज्यूम करती है, व्हीट कंज्यूम करती है, और राइस कंज्यूम करती है। एक पुअर फैमिली है, क्योंकि लो इनकम कैटेगरी में फाइंड होते हैं ये, ठीक है। तो अब सपोज ब्रेड का प्राइस बढ़ गया, क्या बढ़ गया, ब्रेड का प्राइस बढ़ गया, ठीक है। और याद रखना, इन सब में सबसे सस्ती ये है, ये 10 रुपए की आती है, ये 15 रुपए की आती है, ये भी आपका 16 रुपए का आता है, ठीक है। और ब्रेड का प्राइस बढ़ गया, तो अब आप बताओ क्या ब्रेड की क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी इनकी? नहीं, ब्रेड की क्वांटिटी बढ़ेगी, आपकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी, बल्कि व्हीट और राइस की क्वांटिटी कम कर देंगे ये लोग। व्हीट और राइस की क्वांटिटी कम कर देंगे, क्योंकि जो महंगी चीज है उसकी क्वांटिटी कम कर देंगे, और जो सस्ती चीज है उसकी क्वांटिटी बढ़ा देंगे। दैट मीन्स इंफीरियर गुड्स की प्राइस के साथ साथ क्वांटिटी भी डिमांड बढ़ रही है, ठीक है। जैसे कि आपका आयरिश रिवॉल्यूशन के टाइम पे जो ब्रेड, जो पोटैटो है, जो पोटैटो होता था, वो गिफन गुड्स की कैटेगरी में आता था, वो गिफन गुड्स की कैटेगरी में आता था। दोबारा से बताता हूँ, एक पुअर फैमिली है जो ब्रेड कंज्यूम करती है, व्हीट कंज्यूम करती है, राइस कंज्यूम करती है। ब्रेड 10 रुपए की है, और आपका व्हीट है 15 रुपए का, राइस है 16 रुपए का। अब ब्रेड का प्राइस बढ़ गया, ब्रेड का प्राइस हो गया 12 रुपए, ठीक है। प्राइस कितना हो गया, 12 रुपए। तो क्या इसकी क्वांटिटी डिक्रीज होगी? नहीं होगी, क्वांटिटी इंक्रीज होगी, और जो इन दोनों की क्वांटिटी डिक्रीज होगी फिर, ठीक है। पुअर लोग क्या करेंगे, जो महंगी चीज है ना उसको, उसका कंजम्पशन कम कर देंगे, और जो सस्ती चीज है भले ही उसका प्राइस बढ़ गया हो, पर कंपैरेटिव प्राइस तो कम है ना, तो इसलिए इसकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी। दिस टाइप ऑफ गुड्स आर नोन एज द गिफन गुड्स, याद रखना, ठीक है। सर रॉबर्ट गिफन की स्टडी थी, आयरिश रिवॉल्यूशन के टाइम पे उन्होंने की थी, ठीक है। देन नेक्स्ट कैटेगरी आती है वेबलन गुड्स। वेबलन गुड्स इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, इन पे क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में। ये टी वेबलन के द्वारा दिया गया था, ये भी एक बहुत पॉपुलर इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने बोला these products are associated with the social prestige, मतलब जैसे एक्सपेंसिव डायमंड्स, डिजाइनर प्लेन्स, और डिजाइनर रिक्लाइनर्स एक्सेट्रा, मतलब जो सोशल प्रेस्टाइज के साथ एसोसिएटेड हैं वो सभी वेबलन गुड्स आते हैं। मतलब दिखावा जिसे बोलते हैं ना, दिखावा करना, वो ये वेबलन गुड्स का दिखावा होता है कि भैया प्राइस बढ़ गए, हम तब भी ये महंगे गुड्स खरीद रहे हैं, ठीक है। सच प्रोडक्ट्स आर नोन एज वेबलन गुड्स, मतलब सिमिलर ये भी गिफन गुड्स वाला लॉ फॉलो करते हैं, मतलब दे आल्सो वायलेट द लॉ ऑफ डिमांड, दे आल्सो वायलेट द लॉ ऑफ डिमांड, यानी ये भी गिफन गुड्स की तरह लॉ ऑफ डिमांड को वायलेट करते हैं, बट
ये आपकी लग्जरी कैटेगरी में आते हैं। डिफरेंस क्या है? गिफन गुड्स लग्जरी कैटेगरी में नहीं आते, वो हमेशा नॉन लग्जरी और लो इनकम कैटेगरी में आते हैं, जबकि ये वेबलन गुड्स से हमेशा लग्जरी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, याद रखना इस चीज को। देन हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है इकोनॉमिक सिस्टम्स। सबसे पहले हमारे पास आती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करता है। क्या करता है? प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करता है। देन देयर इज अ इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लेसर-फेयर। लेसर-फेयर मतलब होता है नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। ठीक है, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होगी, सब कुछ मार्केट मैकेनिज्म पे काम करेगा। मार्केट मैकेनिज्म मतलब डिमांड एंड सप्लाई पे काम करेगा। डिमांड किस पे काम करेगा? डिमांड और सप्लाई पे काम करेगा। ठीक है, मार्क कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में एग्जांपल क्या है आपका? यूएस से। ठीक है, देन कम्स योर सोशलिस्ट इकोनॉमी। जब हम सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करेंगे, देन यहाँ पे पब्लिक सेक्टर डोमिनेंट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट रेगुलेशंस होंगी, यानी लेसिस फेयर, यहाँ पे लेसिस फेयर, लेसिस फेयर आपका नहीं होगा, लेसिस फेयर नहीं होगा। और इकोनॉमिक प्लानिंग वाला कंसेप्ट चलेगा। जैसे हमारे यहाँ 5 ईयर प्लान्स बनते थे ना, जैसे हमारे यहाँ 5 ईयर प्लान्स बनते थे, ऐसी सोशलिस्ट इकोनॉमी में भी आपकी इकोनॉमिक प्लानिंग चलती है। इनफैक्ट जो ये 5 ईयर वाला प्लान का जो हम इंडिया में अडॉप्ट किया गया था, ये सोवियत यूनियन से किया गया था। कहां से किया गया था? सोवियत यूनियन से किया गया था। 1921 में स्टेलिन के द्वारा सबसे पहले 5 ईयर इकोनॉमिक प्लान बनाया गया था। सबसे 5 इकोनॉमिक प्लान बनाया गया था 1921 में स्टेलिन के द्वारा। ठीक है, देन नेक्स्ट कम्स योर मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी की जब हम बात करेंगे, इसका एग्जांपल रहेगा आपका इंडिया, और सोशलिस्ट इकोनॉमी का एग्जांपल रहेगा आपका चाइना। सोशलिस्ट इकोनॉमी का एग्जांपल रहेगा चाइना, राइट। देन कम्स योर मिक्स्ड इकोनॉमी। इनफैक्ट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में साउथ कोरिया भी आ जाएगा। ठीक है, देन कम्स योर मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी में पब्लिक प्राइवेट दोनों इक्वल रोल प्ले करते हैं। मॉडरेट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस रहता है, मतलब जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है वो एक मिनिमम लेवल पे होता है, मतलब लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस। ठीक है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है? गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, राइट। गवर्नमेंट का काम होता है सिर्फ सोशल वेलफेयर देखना, वेलफेयर स्टेट पे फोकस करना। किस पे फोकस करना? वेलफेयर स्टेट पे फोकस करना। ये बेसिकली आपका गवर्नमेंट का फोकस रहता है। ठीक है, यहाँ पे मॉडिफाइड मार्केट मैकेनिज्म का यूज होता है, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, कुछ क्रिटिकल रिसोर्सेज ही गवर्नमेंट के द्वारा एलोकेट किए जाते हैं। ठीक है, बाकी रिसोर्सेज फ्री होते हैं। जैसे आज के टाइम पे आप देखोगे, जो कोल वगैरह होता था पहले क्रिटिकल रिसोर्स में आता था, पर अब कोल की ऑक्शनिंग स्टार्ट कर दी गई है। कोल की ऑक्शनिंग स्टार्ट कर दी गई है। जो पेट्रोलियम होता था वो पहले क्रिटिकल सेक्टर में आता था, उसको गवर्नमेंट रिसोर्स एलोकेट करती थी। पर जब से ये नेल्प और हेल्प पॉलिसी आई है ना, न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी और हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी, तब किसे क्या हो रहा है? प्राइवेट सेक्टर को भी सबको इंट्रोड्यूस करना, सबको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया इस सेक्टर में। चाहे वो केन इंडिया हो, चाहे वो स्लम्बर्जर हो, ठीक है, चाहे वो रिलायंस हो, ये सब अब पेट्रोलियम सेक्टर में आते जा रहे हैं। ठीक है, दिस इज नोन एज मॉडिफाइड मार्केट मैकेनिज्म। देन कम्स योर कम्युनिस्ट इकोनॉमी। कम्युनिस्ट इकोनॉमी इज नथिंग बट द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी, मतलब प्राइवेट सेक्टर टोटली नहीं होता है इसमें। प्राइवेट सेक्टर जो होता है वो नहीं होता है इसमें। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर इसके अंदर नहीं होता है बिल्कुल भी। प्राइवेट सेक्टर नहीं होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आप लोगों को याद रखना है ये कंसेप्ट। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर इसके अंदर नहीं होता है कम्युनिस्ट इकोनॉमी में। एग्जांपल बताओ इसका? एग्जांपल आप लिखोगे यहाँ पे नॉर्थ कोरिया। एग्जांपल क्या लिखोगे यहाँ पे? नॉर्थ कोरिया लिखोगे। तो कम्युनिस्ट इकोनॉमी इज द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। ये कभी भी प्राइवेट सेक्टर इसके अंदर अलाउ नहीं होता है, टोटली आपको गवर्नमेंट सेक्टर रहता है। जैसे कि एग्जांपल है आपका नॉर्थ कोरिया, दिस इज द कम्युनिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, देन नेक्स्ट कंसेप्ट इज द यूटिलिटी। पता है यूटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको मेन से लेकर प्रीलिम्स तक सब जगह ये काम आएगा। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? एक सांत्वना मिलनी या फिर एक सेटिस्फेक्शन मिलना। ठीक है, दैट इज द साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ गुड्स, राइट।
सो इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है मार्जिनल यूटिलिटी, एक होता है टोटल यूटिलिटी। जब हम मार्जिनल यूटिलिटी की बात करते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी में सेटिस्फेक्शन इज डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट, मतलब एक एडिशनल यूनिट से आपको क्या सेटिस्फेक्शन मिला है, दैट इज योर मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब आपने एक एप्पल खाया, ठीक है, उससे क्या सेटिस्फेक्शन मिला, आपने एक और एप्पल खा लिया, उससे क्या सेटिस्फेक्शन मिला। तो ये जो एडिशनल यूनिट आपने कंज्यूम करी है ना, दैट इज नोन एज योर मार्जिनल यूटिलिटी, दैट इज नोन एज योर मार्जिनल यूटिलिटी। while what is the total utility of these two apples, that will be your what is the satisfaction you got from eating these two apples, is will be your total utility। इसका एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। सपोज मैं एप्पल का एग्जांपल लेता हूं, आपको बहुत जोर से भूख लगे, यू आर वेरी हंग्री एंड यू समहाउ गेट एन एप्पल। तो व्हाट जो उस एप्पल की, जो उस फर्स्ट एप्पल की यूटिलिटी होगी, यानी जो उस फर्स्ट एप्पल से आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी वो सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद जब आप दूसरा एप्पल खाओगे तो यूटिलिटी घट जाएगी, तीसरा एप्पल खाओगे यूटिलिटी और घट जाएगी, चौथा एप्पल खाओगे तो यूटिलिटी और घट जाएगी, और जब छठा एप्पल खाओगे ना तो मे बी आप जबरदस्ती खा रहे हो उस चीज को, तो यूटिलिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो दिस इज हाउ मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस विद एवरी एडिशनल यूनिट, यानी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस विद एवरी additional unit, right? With every additional unit marginal utility always decreases, but what will be the total utility? फर्स्ट यूनिट से कितना मिला 10, दूसरे से 10 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 0 माइनस 10, ठीक है। So this is how we use the concept of marginal utility and total utility। marginal utility होता है एक additional unit consume करने से आपको क्या satisfaction मिला है, that will be the marginal utility of that particular unit, ठीक है, of that additional unit, ठीक है। Then comes your law of diminishing utility। देखो law of diminishing utility क्या कहता है कि with every additional unit, with every additional unit marginal utility decreases, marginal utility decreases। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया एप्पल का, जब आपको भूख लग रही होगी, when you are hungry, the utility of very first apple is very much higher than the additional unit that you will consume after that initial unit, right? So this is the law of diminishing utility कि हर एक एप्पल के बाद जो आप एडिशनल एप्पल खाओगे उसकी यूटिलिटी डिक्रीज होगी, यानी क्या होगी, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होगी पर टोटल यूटिलिटी हमेशा इंक्रीज होगी, ठीक है। टोटल यूटिलिटी एक पॉइंट तक हमेशा आपकी इंक्रीज होगी, ठीक है, और मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा आपकी डिक्रीज होगी। सो दिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड का मतलब होता है जैसे जैसे आपकी नीड्स पूरी होती जाती है वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांड भी आपका डिक्रीज होता जाता है, यानी अब टाइम जैसे आपने एक एप्पल खरीदा, फिर दूसरा एप्पल, फिर तीसरा एप्पल, तो इस तरीके से आपकी एप्पल की डिमांड कम होती जाएगी, ठीक है। इसकी वजह से आपका प्राइस इंक्रीज होता जाएगा, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होती जाएगी तो डिक्रीज होती जाएगी तो प्राइस इंक्रीज होता रहेगा। तो दिस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी फॉर्म्स द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। देन कम्स योर टाइप्स ऑफ मार्केट। जब मैं टाइप्स ऑफ मार्केट में बात करता हूं ना, टाइप्स ऑफ मार्केट में सबसे पहला आता है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, आपका नंबर ऑफ फर्म्स आर वेरी लार्ज, मतलब जो फर्म्स होती हैं उनका नंबर बहुत ज्यादा होता है। नेचर ऑफ प्रोडक्ट इज होमोजीनियस, एग्जांपल व्हीट इंडस्ट्री, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सब लोग वो सेम प्रोडक्ट बना सकते हैं। व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज क्वालिटी एंड प्राइस कंपटीशन, क्वालिटी एंड प्राइस कंपटीशन, ठीक है। तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट इज होमोजीनियस। देन फर्म इज प्राइस टेकर, मतलब जो फर्म है वो खुद प्राइस डिसाइड नहीं करती है, फर्म नॉट डिसाइड द प्राइस, बट प्राइस ऑफ कॉम्पिटिटर विल डिसाइड, बट द प्राइस ऑफ कॉम्पिटिटर will decide the price of this firm, ठीक है। so this is an ideal condition, ideal condition exist नहीं करती, हमें हमेशा उसको पता होता है। then there is free entry and exit of the firms in these type of markets, ठीक है। then comes your monopoly।
मोनोपोली में सिर्फ एक सिंगल फर्म होता है, यूनिक प्रोडक्ट होता है जो वो फर्म बनाती है। एग्जाम्पल रेलवेज हो गया, मतलब देयर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ दिस। देन फर्म इज प्राइस मेकर, क्योंकि ये यहाँ पे इकलौती फर्म है, यहाँ पे ये इकलौती फर्म है, तो फर्म इज हमेशा प्राइस मेकर। ठीक है, देयर इज ऑलवेज रिस्ट्रिक्टेड एंट्री एंड एग्जिट इन दिस क्लास ऑफ मार्केट, मोनोपोली इकोनॉमी में। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। देन देयर इज अ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, ठीक है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, मतलब देयर आर क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल रहते हैं। फॉर एग्जांपल पेन, पेन में आपका रिनॉल्ड्स है, V5 है, पेनटेक है, बटरफ्लो है। ठीक है, बहुत सारी वैरायटी आपके पास सब्स्टिट्यूट यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट रहता है यहाँ पे। देन शूज है आपका, शूज बेसिकली क्या होता है आपका आपका बाटा है, आपके पास प्यूमा है, ठीक है, आपके पास एडिडास है, ठीक है, एसेट्रा। देन फर्म्स हैव कंट्रोल ओवर द प्राइस, मतलब फर्म्स अपने प्राइस को ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, देन देयर इज अ फ्री एंट्री एंड एग्जिट, एंड दिस इज द मोस्ट एग्जिस्टिंग मार्केट इन द वर्ल्ड। दिस इज द मोस्ट एग्जिस्टिंग मार्केट इन द वर्ल्ड। ठीक है, क्लियर है। देन नेक्स्ट आता है आपका ओलिगोपोली। ओलिगोपोली क्या होता है कि इसमें सबसे पहले फर्म्स कम होती हैं, नंबर ऑफ फर्म्स कम होती हैं, और जो फर्म्स होती है ना वो आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री किस पर डिपेंड होगी, आपकी पावर पे डिपेंड होगी। पावर किस पे डिपेंड होगा, पेट्रोल पे डिपेंड होगा। ठीक है, पेट्रोल यानी पेट्रोलियम कंपनी की इंपॉर्टेंस रहेगी यहाँ पे। इसी तरीके से यहाँ पे प्रोडक्ट दोनों होते हैं, होमो प्रोडक्ट मतलब आपका जो नेचर ऑफ प्रोडक्ट होता है वो सिमिलर होता है, हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट मतलब डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स रहते हैं। जैसे कि आपकी टेलीकॉम में आपकी नंबर ऑफ फर्म्स कम है ना, जैसे कि आपका एयरटेल, VI, जियो, यही तीन मेजर टेलीकॉम फर्म्स हैं। इसके अलावा एग्जांपल एयरलाइंस में भी फर्म्स बहुत कम है, गो एयर, इंडिगो, आपका स्पाइस जेट, एसेट्रा। ठीक है, अगेन इसमें एंट्री एंड एग्जिट डिफिकल्ट होती है, इसलिए फर्म्स काफी कम होते हैं। ठीक है, तो होमोजीनियस में आपका पेट्रोल एंड स्टील एग्जांपल हो गया, और हेट्रोजीनियस में आपका टेलीकॉम एंड एयरलाइंस प्रोडक्ट हो गया। हेट्रोजीनियस क्यों, क्योंकि ये अपने अपने डिफरेंट प्लान्स निकालते रहते हैं। ठीक है, जियो कुछ वर्क फ्रॉम होम निकालेगा, वर्क फ्रॉम होम प्लान, देन VI अपना कुछ और प्लान निकाल देगा, इस तरीके से। ठीक है, देन आपका होता है कार्टेल, जैसे पेट्रोल हो गया आपका होमोजीनियस में। एग्जांपल ये समझ लो, जैसे पेट्रोल में आपकी कंपनीज बहुत कम है, ONGC हो गई, रिलायंस हो गई, स्लम्बर्जर हो गई, केन इंडिया हो गई, ये लिमिटेड कंपनी है, पर इनका प्रोडक्ट तो सेम ही है ना, प्रोडक्ट तो सभी सेम निकाल रहे हैं ना पेट्रोल। आयरन स्टील कंपनीज आपकी बहुत कम है, जिंदल स्टील हो गई, एसेट्रा, प्रोडक्ट तो सबका सेम ही निकल रहा है। सो दिस इज नोन एज होमोजीनियस कैटेगरी, दिस इज नोन एज योर हेट्रोजीनियस कैटेगरी। यहाँ पे फर्म्स काफी कम होते हैं, इंटरडिपेंडेंस अमंग द फर्म्स, एंड प्रोडक्ट होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कैटेगरी के होते हैं। देन नेक्स्ट कम्स योर कार्टेल। कार्टेल सबको नाम पता होगा कि जो फर्म्स होती है ना ऑफ होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, वो अपना एक यूनियन बना लेती हैं, और उस यूनियन मिलके आउटपुट और प्राइसेस को डिसाइड करता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है अपने फर्म्स का प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। ये इलीगल होता है, और इसका एग्जांपल है आपका ओपेक। ठीक है, ओपेक क्या है आपका, आप लोग मेरे को देख के बताओ, ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर। ठीक है, ओपेक इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, हेडक्वार्टर बताओ, आप मेरे को इसके मेंबर्स बताओ। ठीक है, क्या इंडिया इसका मेंबर है या नहीं है, ये बताओ जल्दी से। ठीक है, देन कम्स मोनोप्सोनी। मोनोप्सोनी में क्या होता है, सेलर्स बहुत ज्यादा होते हैं, सिंगल बायर होता है। सेलर बहुत सारे हैं, सिंगल बायर है। एग्जांपल डिफेंस मतलब राफेल बेचने वाला है, रशिया का S-400, बोइंग है आपका। ठीक है, ये सब डिफेंस आइटम बेचते हैं। खरीदने का कौन है, इंडियन गवर्नमेंट। कस्टमर कौन है, इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे, अगर इकोनॉमी मतलब जुरिस्डिक्शन की बात करेंगे तो। ठीक है, वैसे तो बहुत है, इंडिया, पाकिस्तान, रशिया, नॉर्थ कोरिया, एक्सेट्रा। देन कम्स योर बायलेटरल मोनोपोली। बायलेटरल मोनोपोली में क्या होता है, एक सिंगल बायर होता है
और एक सिंगल सेलर होता है। और जो प्राइसिंग होती है ना, जो प्राइस होता है वो बायर और सेलर की बार्गेनिंग पावर पे डिपेंड करेगा, ठीक है, वो कितना बार्गेनिंग कर पाते हैं। देन कम्स द नेचुरल मोनोपोली। नेचुरल मोनोपोली मतलब इसके अंदर एक ही सिंगल फर्म होती है, मतलब वो सिंगल फर्म इसलिए होती है क्योंकि नेचुरल तरीके से अगर इकोनॉमिक में एफिशिएंसी लानी है, मतलब उसका ऑपरेशन, इकोनॉमिक एफिशिएंसी मतलब होता है ऑपरेशन कॉस्ट कम करना और रेवेन्यू बढ़ाना, ठीक है। तो अगर ऐसे सेक्टर में एक से ज्यादा कंपनी आ जाती है ना, तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी खत्म हो जाती है, क्योंकि वहां पे क्या आ जाता है, कंपटीशन आ जाता है। तो कंपटीशन में ऑपरेशन कॉस्ट से भी आपको कम प्राइस रखना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल रेलवेज, भाई रेलवेज में अगर इंडियन रेलवे के अलावा कोई प्राइवेट कंपनी आ गई तो ऑलरेडी रेट बहुत कम है सरकार का, प्राइवेट कंपनी को उससे भी कम रेट रखना पड़ेगा। दिस इज वाई तेजास एक्सप्रेस आर नॉट सक्सेसफुल। तेजास एक्सप्रेस को अभी तक प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा है? वाई प्राइवेट सेक्टर इज नॉट इंटरेस्टेड, वाई प्राइवेट सेक्टर इज नॉट इंटरेस्टेड इन द रेलवेज, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ द नेचुरल मोनोपोली। क्लियर है एग्जाम्पल? इसलिए मैंने लेटेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे कोट कर दिया है, ठीक है। देन एक कंडीशन आती है आपकी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। इसमें क्या होता है, जो कंज्यूमर स्पेंड्स इनकम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ कंडीशन जिसमें कंज्यूमर अपनी इनकम को उन प्रोडक्ट्स में स्पेंड करता है जिससे उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। यानी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलने की मतलब है जो उसकी यूटिलिटी है वो हाईएस्ट लेवल पे रहे, ठीक है। तो वो अपनी इनकम को इस तरीके से स्पेंड करता है कि जिससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। दिस इज नोन एज योर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस टॉपिक के साथ हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स टॉपिक खत्म होता है। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की नीड नहीं है। गो थ्रू द नोट्स, जो नोट्स आपके अपलोड हो जाएंगे, ठीक है, वो नोट्स पढ़ना अच्छे से। कोई भी डाउट होता है कमेंट कर दो, गूगल फॉर्म पे अपलोड कर दो, ठीक है। उनको हम संडे को डाउट सेशन में ले लेंगे। थैंक यू एवरीवन।